जैसे कि आपको पता है, सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आपकी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी आपका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है कवर कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में उसके आगे जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। होप आप सभी ने पहला और दूसरा लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि तभी जो है आपको ये समझ आएगा, बिकॉज कुछ पॉइंट ना इंटरलिंक है यहाँ से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास आपका न्यूज है वो रिगार्डिंग है एक इम्पॉर्टेंट डे के। एंड इम्पॉर्टेंट डे हमारा कौन सा है तो आप देख सकते हैं, दैट इज योर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब जितने भी लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है वो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा डे जो है कवर किया था, राइट, एंड कौन सी डेट को जो है वो डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं नाउ। यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली एम क्या रहा है इस दिन का कि अवेयरनेस को रेज करना, ठीक है, जहां पे हम लोग एनर्जी की नीड को समझे और एनर्जी को कंजर्व करें अपना डेली लाइफ पे। ठीक है, नाउ एनर्जी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है हम उसको भी एनर्जी बोलते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनने में हमें पानी का भी यूज करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये डे हमें कहता है कि देखिए आपके पास जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, आप उसको यूज कीजिए, जितनी आपकी नीड है उतना आप उसको यूज करिए एंड उसके बाद उसको क्या करिए, कंजर्व कर दीजिए, वेस्ट मत करिए। लेटरली हमें पता लगता है कि जो ये पर्टिकुलर डे है वो 1951 से सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से डेट को, तो हम एवरी 14th ऑफ दिसंबर, यानी एवरी ईयर 14 दिसंबर को हम जो है आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। एंड किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है, ठीक है, जैसे आपके एमएसएमई हो गया, अदर अफेयर्स मिनिस्टर्स है, सारी है। एंड एक मिनिस्ट्री है जो इस पावर के बारे में भी देखती है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो हमारा एनर्जी कंजर्व की जाती है उसकी बात करते हैं। लाइक एल्यूमिनियम हो गया, रिफाइनरी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑफिस बिल्डिंग, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी स्टेट में, डेयरी, माइनिंग। तो ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पे हमें एनर्जी का यूज जो है देखने को मिलता है। एंड इन्हीं जगहों से हम लोग कहीं ना कहीं डिमांड रखते हैं, या फिर हम एक रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं रखते हैं कि देखिए आप लोग सफिशिएंट एनर्जी यूज कीजिए, बट बाकी जो है ट्राई टू प्रिजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हर बार वेस्ट जो है वो ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो अब हमारा करंट अफेयर है, अनदर रियली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, एक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये आपकी मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, सुबह उठ के जो आप करते हो, नहीं। दीज एक्सरसाइज का मतलब होता है कि दो डिफरेंट जो आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अपनी नेवल को, वो अपनी मिलिट्री को या एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो प्रैक्टिस करती हैं उसको हम यहाँ पे एक्सरसाइज बोलते हैं। नाउ सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम क्या है, दैट इज स्लैंक्स। नाउ जब हम बात करते हैं तो ये जो एक्सरसाइज है वो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में है। दिस इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज। नाउ बायलेटरल का मतलब क्या होता है कि दोनों ही साइड से जो है आपकी नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर नेवी के लिए रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज जो है बनाने के लिए जो है ये एक्सरसाइज की जाती है। अभी जो एक्सरसाइज है वो 17 to 20 दिसंबर तक चल रही है, आज भी जो है चल रही होंगी। एंड अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे हो रही है, विशाखापट्टनम में हो रही है। कौन से स्टेट में पड़ता है विशाखापट्टनम? हम्म, जिनको पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिनको नहीं पता है वो वही कमेंट को देखकर याद रख लेंगे। चलिए आगे जब हम चलते हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो इस एक्सरसाइज का की कंपोनेंट क्या है, तो वो है मैरीटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है कि पानी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर से, क्योंकि आप ओके, आप लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आप ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं। उसी ओशिनोग्राफी में एक आता है यूएन क्लॉज, राइट। बेसिकली व्हाट इज यूएन क्लॉज, अगर हम बात करते हैं तो यूएन क्लॉज इज अ लॉ
ठीक है, जो पानी को डिवाइड करता है, जिसमें आप देख सकते हो कि पानी जो है कैसे किसी कंट्री का या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया का टेरिटोरियल जोन है, कॉन्टिन्यूस जोन है या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, राइट। ओके, अब श्रीलंका और इंडिया जो है, अगर हम दोनों को ही देखते हैं तो दोनों के ही टेरिटोरियल जोन हो गया, कॉन्टिन्यूस जोन हो गया या फिर एक्सक्लूसिव इफेक्टिव जोन जो है, वो कुछ हद तक सिमिलर सिमिलर पड़ता है, राइट। तो अब उन्हीं चीजों पे हम नेवी रखते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये सिक्योरिटी चेक करने के लिए होता है कि देखिए ठीक है, यूएन क्लॉज के तहत हमारे पास इतना इतना एरिया है और हमें इतने एरिया को क्या करना है, मिलकर प्रोटेक्ट करना है, मिलकर इसको सिक्योर रखना है, ठीक है, लड़ने नहीं लग जाना है बेसिकली। तो यहाँ पे उस कॉर्पोरेशन की जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। अब ये जो कॉर्पोरेशन है वो 2005 से आपका शुरू किया गया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। आप सबको लग रहा होगा कि आज श्रीलंका वो एरिया है जिससे राम सेतु जुड़ा था, ठीक है। श्रीलंका जो है वो लंका इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे रावण की लंका थी, है ना। आपको एक छोटी सी बस एक एडिशनल नॉलेज देना चाहूंगी कि ठीक है, रामायण के अनुसार श्रीलंका में रावण की लंका थी, बट देर इज अनदर बुक, आप लोग सर्च करना गूगल पे, एक बुक है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। एंड सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो रावण की लंका है वो वहां पे थी जहां पे इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे जब इंडिया का प्राइम मेरिडियन कट करता था ना, उस पॉइंट पे थी लंका, ठीक है। सो दिस इज एन एडिशनल नॉलेज जो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो इट विल बी गुड फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है 2005 में लिया गया था, जो आज तक सक्सेसफुली चल रहा है एंड आज भी एक्सरसाइज हो रही होंगी, आप अपने वेब पे जाकर देख भी सकते हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक लाइक द मेजर ऑब्जेक्टिव। तो देखो सबसे पहला तो वही है कि मेरीटाइम कॉपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही जो कंट्रीज है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट ये सिक्योरिटी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ आवर कंपनीज, क्योंकि बेसिकली ये जो एरिया है यहीं से हम क्या कर पा रहे हैं, सी रूट का ट्रेड कर पा रहे हैं, तो हमें इस एरिया को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। इसके लिए आगे जब हम चलते हैं तो आप देख सकते हो स्ट्रेंथन करने के लिए क्या, मैरिटाइम टाइज, ऑब्वियस सी बात है मैरिटाइम टाइज कब आएगा, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं पानी को ट्रेड के लिए यूज करती हैं एंड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल, दैट्स व्हाई दोनों के ही बीच में जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेटरली हमें यहाँ पे पता लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी रूल्स बेस्ड ऑन मैरिटाइम एनवायरनमेंट, इसको भी यहाँ पे एनहांस करने की बात की गई है। इम्प्रूवमेंट किसमें, इंडियन नेवी में एंड श्रीलंकन नेवी में भी देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, दो ग्रुप्स हैं, साथ मिलके कुछ करेंगे तो यूनिटी आएगी, ठीक है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि उनके सोचने का तरीका क्या है, मेरे सोचने का तरीका क्या है, ठीक है। न्यू थॉट्स आएंगे कि किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम कैसे डिसीजन लेते, वो कैसे डिसीजन लेते, फिर एक म्यूचुअल डिसीजन कैसे आता, ये सारी चीजें जो है इन एक्सरसाइज के थ्रू जो है निकाली जाती है। यहाँ पे प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, एंड प्रोफेशनल एक्सचेंज भी होते हैं कि देखो तुम्हारे पास वेपन्स अच्छे हैं लेकिन हमारे पास दिमाग अच्छा है, हमारे पास स्ट्रेटेजी अच्छी है, ठीक है, तुम्हारे पास आर्म ज्यादा है लेकिन हमें पता है कि टारगेटेड पॉइंट कैसे हैं, है ना। तो ये जब दोनों ही मिल जाएंगे तभी तो सिक्योरिटी सेफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि इनकम्प्लीट से नहीं हो पाएगी, राइट। जैसे कि हम कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, तो ये वही बात हो जाती है कि अगर आपको अपने नेवी अपने जो पानी है जो आपके आसपास का वाटर है, ठीक है, उस ट्रेड को उस एरिया को प्रोटेक्टेड रखना है, सेफ रखना है, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि अकेले आप सफिशिएंट नहीं है उसको संभालने के लिए, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर अकेले होते तो इंडियन ओशन कहाँ पढ़ते, यहाँ पढ़ते हैं ना हम लोग इंडियन ओशन, और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, अरेबियन सी। अगर एक ही से सारी देख रेख हो जाती सिक्योरिटी सेफ्टी, तो ये शायद से इंडियन ओशन हो सकता था। अब इसका मतलब क्या है वो वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, उस टॉपिक में अब अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो बहुत लेंदी टॉपिक। चलिए, जब हम बात करते हैं
किन फेजेस में ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, 4 दिन चली थी, तो 2-2 दिन एक एक फेज ने बेसिकली इसको देखा है। सबसे पहले आता है आपका हार्बर फेज, जो 17 और 18 दिसंबर को हुआ है। नाउ किस कौन से हार्बर पे हुआ था, तो ये विशाखापट्टनम के हार्बर पे हमें देखने को मिला। यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिला कि प्रोफेशनल्स एंड सोशल एक्सचेंज हुए, जिसका मतलब क्या था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। द ओनली पॉइंट आई हैव मेंशन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि हाँ भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही तो बढ़ानी है और क्या करनी है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे कि गुडविल को बढ़ाना किसके बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के जो नेवल ग्रुप्स है उनके बीच में। लिटरली ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट फेज है आपका जो सी फेज है, जो 19 एंड 20 दिसंबर को हुआ है, एंड उसमें ये सारे आपको ऑपरेशन जो है देखने को मिले। मैंने कहा ना आज भी एक्सरसाइज चल रही होगी, इट मीन्स ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो हमें आज भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है ना, फर्स्ट क्या है, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन। ये क्या है, जॉइंट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एलाइट पर्सन। ठीक है, कि जो एलाइट एक्सरसाइज है, एलाइट हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं या फिर वेपन्स हैं, उनको यूज करते हुए। नेक्स्ट गन फायरिंग्स, ठीक है, गन फायरिंग की जो भी ट्रेनिंग है वो यहाँ पे दी जाएगी। आगे कम्युनिकेशन ड्रिल्स। अब कम्युनिकेशन ड्रिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, देखो हुआ क्या कि इंडिया की जो नेवी है वो लड़ रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई एंड वो लड़ रही है। उसने सडनली एक ड्रिल दिया जिससे श्रीलंकन नेवी को आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, हम दोनों का जो म्यूचुअल जो कॉमन वो एरिया है उस पे खतरा है, एंड हमें भी अभी इमीडिएटली जाके क्या कर लेना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। सो ये एक्सरसाइज उसके लिए दी जाती है, जिसमें देखिए प्रोटोकॉल्स ऑफ बोथ द नेवीज जो है वो भी एक्सचेंज होते हैं। हमें आगे सीमेनशिप प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं, जो सेलिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के बारे में बताती हैं। नेविगेशन नाम से ही बहुत क्लियर है, ठीक है, कि शिप्स की नेविगेशन सिस्टम को यहाँ पे चेक किया जाता है। देन हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ना मेरा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नेवी में फीमेल्स अलाउड है? क्या आपने सुना है कोई कोई फीमेल जो है वो एक नेवल ऑफिसर बन गई? सुना है कभी? सो दिस इज अ टास्क फॉर यू ऑल। सर्च करो कि क्या नेवल ऑफिसर है कोई फीमेल। प्रोबेबली शायद से लास्ट ईयर के करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू फाइंड द करेक्ट आंसर, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे हमें बहुत अच्छी तरह पता है। इंडिया पार्टिसिपेंट था एंड श्रीलंका हमारा पार्टिसिपेंट था। जो बेसिकली इंडियन नेवल शिप्स है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से निकली थी, आपकी ईस्टर्न पार्ट से, सुमात्रा आइलैंड जो है उधर से आए थे, एंड ये एक्सरसाइज देखने को मिली। श्रीलंकन की भी बात करते हैं, एंड श्रीलंका जैसे आपको मैंने कहा कि जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां से हमें बेसिकली देखने को मिलती है। नाउ एक छोटा सा आपके लिए, अगेन जब हम इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात कर ही रहे हैं, एक ना कॉमन आइलैंड है, इंडिया एंड बांग्लादेश के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 24/7 365 डेज मतलब चर्चा में रहता ही रहता है किसी न रीजन की वजह से। ठीक है, अब ये आइलैंड क्यों है? ओके, आप लोगों को पता होगा कि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपने ओशनोग्राफी जरा बहुत ही पढ़ी होगी तो आप उसमें वो पढ़ते हैं ना, ओशन रिलीफ पढ़ते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाता है। ओके, तो ये शेल्फ वाला जो एरिया है, जो स्लोप वाला एरिया है, इसके बीच में आप पढ़ते हो कि यहाँ पे ना कोल प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा, पेट्रोल हमें मिलता है, नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल मिलता है। करेक्ट। सो इनके बीच में दोनों के ही जो कॉन्टिनेंट जोन है वहां पे आइलैंड पड़ता है, जिसको आप न्यू मोर आइलैंड बोलते हो। क्या बोलते हैं? न्यू मोर आइलैंड। एंड उस पे बेसिकली क्या है, अबंडेंट अमाउंट में कोल है, अबंडेंट अमाउंट में नेचुरल गैस है, ठीक है, एंड पेट्रोलियम है, जिसकी वजह से दोनों को ही क्या करना पड़ता है, ट्रीटी मेंटेन रखनी होती है, समझौता रखना पड़ता है कि देख भाई,
तू लड़ेगा तो मैं तुझे लेने नहीं दूंगा सामान। दूसरा बोलता है ठीक है भाई, तू लड़ेगा तो मैं भी नहीं लेने दूंगा। तो इसलिए दोनों ने ना समझौता कर रखा है, ठीक है, कि कितना कौन वहां पे सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके ले जाएगा। राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अनदर पॉइंट, श्रीलंका और इंडिया के बीच में राम सेतु है। राम सेतु इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं राम सेतु को? एडम्स कुछ करके, एडम्स ब्रिज। याद रखिए, बेसिक चीजें मत भूलिए। द राम सेतु इज ऑल्सो नोन एज एडम्स ब्रिज। अभी बोल दो ना जय श्री राम, नीचे कमेंट्स की लाइन लग जाएगी, जय श्री राम जय श्री राम। ये नहीं पता होगा कि राम सेतु को बोलते हैं क्या है। ओके, सुनाओ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ, जस्ट अ सेकेंड। Okay, so now we have another exercise, that is your exercise desert night. ये another exercise है, इस पिक्चर पे मत जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। नाउ ये क्या है? दिस इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है वो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में हुई है, ठीक है। अब डेजर्ट वर्ड से ही बहुत क्लियर हो जाता है कि ये कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, जो डेजर्ट्स के एरियाज में की गई है। जस्ट टू हैव एन अ ग्रेट आइडिया कि अगर डेजर्ट्स वाले एरिया पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ वी विल गोइंग टू काउंटर दैट सिचुएशन। राइट। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। कब हुई है बेसिकली ये? 11 दिसंबर 2024 में हुई है एंड अरेबियन सी के पास हुई है। अगेन अरेबियन सी आ गया। चलो मैं अब आपसे पूछ लेती हूँ कि इंडिया के जो बाजू वाला पानी है उसको हम अरेबियन सी क्यों बोलते हैं, इंडियन ओशन क्यों नहीं बोलते? एनी आइडिया, एनी ऑफ यू? हाँ जी। नहीं। ओके, थोड़ा सा ना मॉडर्न हिस्ट्री में जाना, और मॉडर्न हिस्ट्री में जरा ट्रेड के बारे में पढ़ना। तो आपको पता चलेगा कि अरब्स की मोनोपोली थी। ये जो वाटर एरिया था इसमें अरब्स की मोनोपोली थी एंड अरब्स ही कहते थे भाई हम ही इस पानी से ट्रेड करेंगे और तो कोई करेगा ही नहीं। तो वही मोनोपोली की वजह से, अरब्स का मोनोपोली थी, अरब्स ही ट्रेड करते थे, तो अरब से क्या बन गया? अरेबियन सी बन गया। ठीक है, तो ये प्लीज आप लोग याद रखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये बेसिकली आपकी कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाने के लिए की गई है एयरफोर्स के थ्रू। अब किस किस चीज को? अगेन वही कि सिक्योरिटी के चैलेंजेस को स्ट्रेंथन करना है, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक एंड पर्शियन गल्फ के एरिया में। कुछ ऐसे एरियाज जहां पे जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस हमेशा बना रहता है, कुछ ऐसे वाटर एरियाज जहां पे हमेशा कोई ना कोई खतरा सा रहता है कि यार नहीं, यहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो उन्हीं जगहों पे इन्होंने क्या करी है? प्रैक्टिस जो है आपकी करी है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ देयर आर सम की डिटेल्स दैट वी रियली नीड टू नो कि यहाँ पे कौन कौन से इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट है वो कौन से यूज हैं। तो सबसे पहले है सुकोई, उसके बाद जैगुआर। आगे जब चलते हैं तो हमारे पास राफेल्स भी हैं, ठीक है, फिर एईडब्ल्यू है, एयरबॉर्न अर्ली वार्मिंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किए गए थे? जामनगर से लॉन्च किए गए थे। जामनगर कौन से स्टेट में है? कहाँ लगता है सबसे ज्यादा जाम भारत में? फटाफट से बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए, लेटरली फ्रेंच की तरफ से कौन थे भाई आपके? राफेल जेट आए हुए थे, एआईडी डाफ्राज आए हुए थे, ठीक है। यूई एयर फोर्स में कौन था आपका? F-16 फाइटर जेट्स थे, ठीक है। एआई दाफला एयरबेस पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या थी कि भाई लार्ज फोर्स एंगेजमेंट कैसे जनरेट करते हैं, इंटेंसिव अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो कैसे हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कितना दूर तक एक्सरसाइज चलती है? लगभग 350-400 किलोमीटर दूर तक हमें देखने को मिली। ड्यूरेशन क्या थी? तो 3 दिन तक ये ट्रायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंटिन्यू रही और चलती रही, जिसमें हमने
कॉम्बैट स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात की, साइनर्जी को इम्प्रूव करने की बात की, एंड ये तीनों ही फोर्सेस को मद्देनजर रखते ये सारी चीजें देखने को मिली। अनदर पॉइंट, दिस वाज अ सेकंड ट्राइलेटरल एंड्योर जो इसी साल में किया गया था इन सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए। यस, नाउ स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या रही थी कि जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बैक्ट है उनको कैसे हम लोग काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एयरक्राफ्ट के टाइप यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं वो देखने को मिले, एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगेन जितनी भी एक्सरसाइज है उनका मेजर रीजन क्या रहता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, ठीक है। क्रूशियल एरियाज के लिए कैसे आप लोग चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उसको फेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अनदर पॉइंट यहाँ पे ये भी था कि कैसे हम इंडो पैसिफिक एंड जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है उसके एरिया को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पे कुछ बायोलेटरल पार्टनरशिप भी देखने को मिलती है इंडिया के फ्रांस के साथ और इंडिया के इंडिविजुअली यूएई के साथ। देयर आर नंबर ऑफ अदर एक्सरसाइज एज वेल, जैसे शक्ति हो गया, वरुणा हो गया, गरुड़ हो गया, जो हम लोग किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, फ्रांस के साथ जो है प्रैक्टिस करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यूएई के साथ तो यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल एक्सचेंज हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, कॉम्बैट एक्सरसाइज होगी, ये प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली ट्राइलेटरल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट कहीं ना कहीं आपको बायोलेटरल का भी एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज सम्राट उद्योग भारत 4.0 इनिशिएटिव, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने लिया है ताकि जो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर्स में उसको मैनेज कर पाए कि कितने गुड्स जो हैं डिमांड में है, कितने गुड्स जो है डिमांड में नहीं है, कौन सा एरिया है जो कैपिटल जनरेट कर सकता है, कौन सा एरिया जो है कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। बेसिकली ये इनिशिएटिव इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि जो आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन पे ध्यान दिया जाए, राइट। एंड उनके रिगार्डिंग स्पेशल जो है आपके इनिशिएटिव्स, रूल्स, रेगुलेशन, फंड जो भी नीडेड है उनको एक सिस्टमैटिक वे में लाया जाए एंड उन पे कहीं ना कहीं ध्यान से स्टडी जो है की जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री 4.0 है क्या, बेसिकली इसको हम इंडस्ट्री 4.0 को हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, विच इज अ बेसिकली फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें हम डिजिटलाइजेशन या फिर ऑटोमेशन एंड कनेक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जर्मन गवर्नमेंट ने बात की थी 2011 में, एंड इस स्कीम को इसीलिए लाया गया है ताकि हम लोग जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया कैपिटल गुड सेक्टर में उसको बढ़ा सके। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम के तहत हम जो है कुछ स्मार्ट कुछ चार बेसिकली ऐसे स्मार्ट चीजें हैं जिन पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कि बिजनेस के अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए, वाटर पावर, स्ट्रीम पावर होनी चाहिए, या फिर उसमें मास प्रोडक्शन होनी चाहिए, असेंबली लाइन होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑटोमेशन होना चाहिए, साइबर फिजिकल सिस्टम्स होने चाहिए। तो ये चार चीजों को ध्यान रखते हुए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, और जिस भी सेक्टर में जिस भी कंपनी को इन चीजों की जरूरत होती है वहां पे सारी चीजें जो है आपकी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नाउ व्हाट आर द बेसिकली की अचीवमेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो हमें पुणे में, बेंगलुरु में, दोनों जगह पे क्या देखने को मिलते हैं, फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं एंड प्रोडक्शन हाउसेस देखने को मिलते हैं। सारे उन जितने भी बिजनेसेस थे या कैपिटल्स थे जिनके लिए ये सारी चीजें शुरू की गई थी। लेटरली हमें पता लगता है कि यहाँ पे लैब्स जो बनाई गई थी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को ट्राई किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है उसके मेच्योरिटी लेवल की वो कौन से स्टेज पे है, मेच्योर हुआ है नहीं हुआ है, अभी भी छोटे स्टेज पे है, प्रॉपर कैपिटल बन सकता है नहीं बन सकता है, वो सारी चीजें चेक की जाती है। अनदर पॉइंट, यहाँ पे फ्री ऑनलाइन असेसमेंट टूल भी दिया जाता है बाय एमएसएमईज के लिए, कि ताकि वो चेक कर सके कि वो कौन सी स्टेज पे हैं और उनको कितना और ग्रो करने की जरूरत
है इन जगहों पे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं तो कोलैबोरेशन इनोवेशन की बात भी जो है इसी में की जाती है कि कैसे आप और प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हो, कैसे बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके आप जो है एक न्यू प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवा सकते हो। नाउ, सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यस, सारे तरीके के सपोर्ट दिए जाते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर हम बात करेंगे, कंसल्टेंसी सर्विस दी जाती है हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है थ्रू सेमिनार, थ्रू वर्कशॉप्स, राइट, ताकि जितना भी काम है इंडस्ट्री का वो इम्पैक्टफुली चले, लोग 100% एडुकेटेड रहें एंड हमें फ्रूटफुल रिजल्ट जो है यहाँ पे देखने को मिले। लेटरली हमें यहाँ पे आपका स्टार्टअप्स के लिए जो है इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दिया जाता है कि भाई अभी तुम नए नए आए हो इस दुनिया में तो तुम्हें नहीं पता कि मार्केट कैसी है, सो वी आर गोइंग टू टीच यू दैट हाउ यू कैन एस दिस मार्केट एंड आप अपने बिजनेस को कितने अच्छी तरह और कितने कम टाइम में जो है फ्रूटफुली चला सकते हो। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नाउ, आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में भी देखने को मिलता है। यस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, कंसल्टेंसी में भी यही लोग हेल्प करेंगे, अवेयरनेस बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी असेसमेंट टूल, जितना भी इसका फाइनेंस होगा ये लोग ही क्या करते हैं, उसको फंड करते हैं। ऑल दो ये सारी चीजें डायरेक्ट फंड नहीं की जाती हैं, बट ये इनडायरेक्टली इनको जो है फंड्स किया जाता है। अब डायरेक्ट फंड का मतलब होता है कि ये लो पैसे ले लो, इनडायरेक्टली होता है घुमा फिरा के कि अच्छा ठीक है, तुम्हें, तुम्हारे पास दाल नहीं है, चलो तुम दाल के लिए पैसे ले लो। अब भाई वो उसकी मर्जी, वो उन पैसों से दाल खरीदे या फिर कुरकुरे खरीदे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल हमें पता लगता है कि स्मार्ट एंड डिजिटली जो है हम इस इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को ग्रो कर रहे हैं एंड धीरे धीरे वी गेट टू नो कि ये जितना भी इनिशिएटिव है वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हमें प्रोवाइड करवा रहा है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूज। सो नेक्स्ट क्या है, बेसिकली ये जो न्यूज है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। पहली बात, कितनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे पास? हम सेवन सिस्टर्स किसको बोलते हैं? कितनी है सेवन सिस्टर? सेवन सिस्टर्स, राइट। सो बेसिकली जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। एंड ये जितना भी पूरा टॉपिक है ये इन्हीं 7 स्टेट के लिए है। हुआ क्या था कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं वो यहाँ पे गए थे एंड ही समवेयर इनकरेज्ड कि कितने भी यहाँ पे जीआई टैग्स जो हैं उनके रिगार्डिंग इन्होंने नॉलेज दी और वहां पे जाके इनके छोटे छोटे ट्राइब्स और जो कल्चर है उनको भी इन्होंने समझा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें क्या देखने को मिलती है, अष्टालक्ष्मी। अब जो अष्टालक्ष्मी 2024 है, ठीक है, वो एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जिसमें कल्चर, क्राफ्टमैनशिप एंड जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे बेसिकली स्पाइसेस के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में बताया जाता है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे क्या हेरिटेज रही है, कैसे हम लोग इन स्पाइसेस को प्रिजर्व करते हुए आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी दिखाई गई। एंड प्राइम मिनिस्टर जी को बताया कि देखिए ये जो ट्राइब्स हैं ये इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं डिमांड रखते हैं, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ स्पाइसेस, वी हैव नंबर ऑफ ऐसा क्राफ्ट जो लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट भी करता है। चलो आगे चलते हैं। नाउ, नेक्स्ट क्या है कि पीएम मोदी का इस पे क्या विजन रहा। जब पीएम मोदी गए तो उन्होंने देखा कि हमारे पास एबेंडेंट अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक कमिटमेंट दे सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अ हेल्थियर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन। जहाँ पे हमें पता चला कि एग्रीकल्चर इज अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मिलेट, राइस, बैम्बू एंड स्पाइसेस जैसी चीजें देखने को मिली। कुछ और भी कमोडिटीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो अपने अपने मिनरल्स पे, जो रीजन के मिनरल्स हैं वो हाई हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, उस पे बेस करती हैं। जीआई टैग्स भी यहाँ पे बात की गई कि जो जीआई टैग्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एंड अदर प्रोडक्ट्स में भी, ग्लोबल स्टेज पे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया
कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के देर वी हैव सम स्पेसिफिकली जिंजर, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपकी अदी ट्राइब कल्टीवेट करती है, ठीक है, जो मेडिकली भी बहुत बेनिफिशियल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हेल्पफुल है, एंड मेंस्ट्रुएशनल जो पेन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा रिलीफ करता है। लेटरली हमें यहाँ पे सिक्किम के बारे में पता चला, दैट इज द रेड पेपर। वो तो हमें पता ही है कि बहुत ज्यादा तीखी है एंड उसके कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, एंड लगभग 5,000 से ज्यादा फैमिलीज हैं जो इसी कल्टीवेशन, इसी पर्टिकुलर पेपर की कल्टीवेशन पे डिपेंड करती हैं। कुछ सिक्किम की और भी अदर जीआई टैग्स है, जैसे कार्डमन हो गया, ठीक है, सिक्किम ऑर्चिड्स हो गए, ठीक है, तेमी टी हो गई, सिक्किम ऑरेंज हो गए। सो दीज आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स दैट इज रिलेटेड टू सिक्किम, जिससे हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशन के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन चीजों को हम एनहांस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव नागालैंड, जहां पे हमें राजा मिर्चा के बारे में बात करती है, जो हॉटेस्ट चिली ऑफ द वर्ल्ड भी कंसीडर की जाती है, जो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाती है, जो इंटेंस हीट पे ही उगती है। इसके अलावा यहाँ पे नागा ट्री, टमेटो हो गया, ब्लैक राइस हो गया, नागा क्यूकम्बर हो गया। असम का काजी नींबू भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंड काजी नींबू के साथ तेजपुर लीची हो गया, ठीक है, आपका बोडो किरा डपिनी स्पाइस हो गया, जोधा राइस हो गया, बोका चाल राइस हो गया। सो दीज आर अगेन रियली इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स ऑफ दी स्टेट्स, जिससे हमें कहीं ना कहीं पता लगता है कि यस, जो आपकी सेवन सिस्टर्स हैं वहां पे ट्राइब्स नहीं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बेसिकली विजन में यही कहा गया था कि इंडिया का विजन है कि बस उसे हेल्थियर बनाया जाए, सस्टेनेबल बनाया जाए, एंड कनेक्ट किया जाए सारी चीजों को इमोशनल, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी से। और यही चीज नॉर्थ इंडिया के कल्चर सिंबल्स में देखने को मिलती है, एंड वहाँ के लोकल कम्युनिटीज में भी देखने को मिलती है। और इसी के साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे खत्म आ जाता है, ठीक है। एंड आप लोग प्लीज सारे ही लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लेना, अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, बिकॉज ऑल दीज करंट अफेयर्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।